वलय का। इस वलय का नाम पूछा जाता है। तो इस वलय का जो नाम है वो है क्रिस्टी वलय। क्या नाम है? क्या कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रविध जालिका पे। कार्य क्या है उसका? प्रोटीन संश्लेषण। कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। या गुड आफ्टरनून सभी को। हमने कल क्या पढ़ा था? कोशिका। टेस्ट दिया आपने? दिया टेस्ट? आज जो हम चालू करेंगे वो है कोशिकांग। क्या चालू करेंगे? कोशिकांग का क्या मतलब है? कोशिका के अंग। कोशिकांग क्या मतलब है? कोशिका के अंग। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। जो जंतु कोशिका होती है वो गोलाकार शेप में होती है और जो पादप कोशिका होती है वो आयताकार शेप में होती है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? जंतु कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? पादप कोशिका। गोलाकार कौन होती है? जंतु कोशिका। और आयताकार कौन सी होती है? पादप कोशिका। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो सबसे पहला अंग है वो है कोशिका भित्ति। कौन सा है? कोशिका भित्ति। अब इसको समझते हैं पहले, ये होता क्या है। जो कोशिका भित्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कल मैंने बताया था कि संपूर्ण शरीर जो है वो काय से मिलकर बना है? कोशिकाओं के। ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसने दिया था? संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, ये सिद्धांत फ्लाइजन व स्वान ने दिया। समझ में आ रहा है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, वो भी कौन सी? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने। तो सेल वॉल जो होता है वो होता क्या है पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम मनुष्य लोग हैं, हमारे ये कोशिका है ना, ये यदि जो भी अंग देखेंगे तो थोड़े नरम है। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या देख रहे हैं? कोशिका भित्ति। वहीं यदि आप पेड़ पौधों की बात करोगे तो उनमें एक छाल होती है। क्या होती है? छाल। और वो क्या होती है? कड़क होती है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा कि ये जो होती है केवल पादप में होती है। पहला पॉइंट क्या है? केवल पादप में होती है, अपने में नहीं है। हम अपनी सुरक्षा जो है कपड़ों से कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों जो है उनकी जो बाहरी आवरण होता है वो कड़क होता है। वो किसका बना? उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो जब भी कोशिका भित्ति की बात आएगी तो ये जो बाहरी आवरण है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। जो बाहरी, सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। लेकिन किस में पाया जाता है? पादप में। जंतुओं में नहीं होता। पहली चीज, जंतुओं में नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, ये काय का बना होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है? किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज मतलब क्या होता है? तो कपास होता है, रुई, उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। तो हर चीज जो है वो सेल्यूलोज की है। जैसे टेबल की बात करो, हम कपड़े जो पहने वो भी उससे ही बने हैं। यदि कागज की बात करें वो भी है। तो बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति काय की होती है? सेल्यूलोज की। काय की होती है? सेल्यूलोज की। दूसरा ये क्या है? सबसे बाहरी आवरण है। कौन सा है? बाहरी आवरण। क्या है? बाहरी आवरण। इसका काम क्या है वो समझना। जितने भी कोशिका अंग इस कोशिका के अंदर होते हैं, है ना, कम से कम 10 से 12 प्रकार के अंग होते हैं। जैसे हमारा मानव शरीर है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार के अंग हैं। दिल है तो फेफड़े हैं, तो पाचन के लिए है, तो उत्सर्जन के लिए किडनी है। तो ये जो कोशिका अंग है ये सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। समझ में आ रहा है? ये अपनी अपनी जगह पे फिक्स है और अपने अपने कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन जो कोशिका होती है, जैसे यदि मैं इतनी सी चिमटी खोलूंगा तो इसमें हजारों कोशिकाएं आ जाएगी, और उसके अंदर एक एक कोशिका के अंदर 10-10, 12-12 अंग है। और ये जीवित कोशिका है, मतलब जितने काम हम स्वयं कर सकते उतने सारे काम ये कोशिका अकेले कर सकती है। इसको जीवित बोलते हैं। इसके अंदर श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, समझ में आ रहा है, प्रजनन होता है। 1 से 2 कोशिका तो उससे 4 होती है। आपको घाव लगता है, कोई चोट लगती है, कुछ समय बाद घाव भर जाता है, मतलब वहाँ पे कोशिकाएं नहीं बन गई। समझ में आ रहा है? तो हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो बाहरी आवरण हमने क्या देखा कि कोशिका भित्ति कहलाता है, केवल पादप में होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और ये एक झिल्ली होती है। क्यों? क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ रखना है,
जैसे आपके पास कुछ सामान है, जैसे मुझे 4-5 सामान रखना है तो एक पन्नी लूँगा तभी वो सामान रखा पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो जो बाहरी आवरण होता है उसको झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली। झिल्ली दोनों में होती है, लेकिन उसके बाहर पेड़ पौधे जो अपनी सुरक्षा के लिए एक और आवरण रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। समझ में आ रहा है? तो ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करती है? उनको सुरक्षा प्रदान करती। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। समझ में आ रहा है? सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। समझ में आ रहा है? अब सेल्यूलोज की बनी है कोशिका भित्ति और इसकी खोज किसने करी? तो सबसे पहली कोशिका भित्ति कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी? मृत कोशिका। किस पर करी थी? कॉर्क पर। कॉर्क किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। समझ में आया? आपको कोशिका भित्ति के बारे में 5 चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरी चीज सबसे बाहरी आवरण है, किस चीज का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना हुआ था। ये क्या कार्य करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। और यदि खोज आता है तो रॉबर्ट हुक। इतना क्लियर है? 5 चीजें। ज़्यादा समय नहीं है, बाकी नोट्स आप वीडियो से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसके अंदर है वो है दूसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली। कौन सा है? कोशिका झिल्ली। अब ये क्या करता है वो देखो। पहली चीज ये क्या होता है? दोनों में होती है। मैंने क्या लिखा? दोनों में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण, इस वाले आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। मतलब सबसे बाहरी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी। लेकिन उसमें क्या है? सबसे भारी कौन सा था? कोशिका भित्ति। तो जो दूसरे नंबर का आवरण है उसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। समझ में आ रहा है इतना कुछ? तो यदि कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है ना, कि कोशिका झिल्ली जो होती है पादप कोशिका में कौन सा आवरण है? तो कौन सा है? दूसरे नंबर का। कौन सा है? दूसरे नंबर का। तो दोनों में होती है। यदि हम बात करें कि जंतु कोशिका में, तो इसमें क्या होता है? सबसे बाहरी आवरण। कौन सा होता है? बाहरी। और यदि पादप की बात करें तो क्या बोलेंगे? दूसरा आवरण। कौन सा है? या आंतरिक आवरण, दूसरा आवरण। समझ में आ रहा है? कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर सारे अंग होते कोशिका के। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या करेगी? तो ये भी क्या करती? बाकी जितने कोशिका अंग उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। उसका काम ही क्या होता है भाई? आप कोई पन्नी में सामान रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या? उसको एक आकार देगी, उसको व्यवस्थित लेके चलेगी। नहीं तो फिर क्या होगा? उसके जो कोशिका अंग है वो इधर उधर बिखर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करती है? ये भी सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। समझ में आ रहा है? कोशिका झिल्ली। अब क्या होता है? यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं सेमी परमिसिबल। क्या बोलते हैं? अब सेमी परमिसिबल का मतलब क्या होता है वो समझो। सेमी परमिसिबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य। क्या होता है? अर्ध पारगम्य। इसका क्या मतलब होता है? अर्ध पारगम्य का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई चीज जिसमें से कुछ चीजें तो निकल जाए लेकिन कुछ नहीं निकल पाए। समझ में आ रहा? कैसे? जैसे कपड़े से दूध को छानेंगे तो पूरा दूध नहीं निकलेगा, उसमें मलाई रुक जाएगी। अब हम किसकी बात करें? कोशिका झिल्ली की, मतलब बहुत छोटी चीज। तो इसके अंदर जो भी हम भोज्य पदार्थ खाएंगे वो द्रव अवस्था में होंगे। किस अवस्था में? द्रव अवस्था। तो ये क्या करेगी? उसके अंदर कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगी? अर्ध पारगम्य का मतलब ये होता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। ये परमिसिबल होती है। और ये क्या होती है? सेमी परमिसिबल, अर्ध पारगम्य। कुछ चीजों को परमिशन देगी, कुछ को नहीं देगी। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? ये अपने को 4-5 चीजें याद रखना इसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। आगे बढ़ सकते हैं? अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जीव द्रव। क्या नाम है इसका? जीव द्रव। जीव द्रव। जीव द्रव को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जीव द्रव को? प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब द्रव। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव को। अब ये जो जीव द्रव है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं कोशिका द्रव, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव, और दूसरे को बोलते हैं केंद्रक द्रव। दूसरे को क्या बोलते हैं?
केंद्रक द्रव, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव और दूसरे को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। अब समझना ये क्या होता है। जैसे ये मैंने एक कोशिका बनाई, इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक, क्या है, केंद्र। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर सारे कोशिका अंग तैरते रहते हैं। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जीव द्रव किसको बोलेंगे, कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण तरल पदार्थ जिसके अंदर कोशिका के अंग तैरते रहते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो यदि ये जीव द्रव नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने एक बैग है आपके पास, उसमें ये डब्बा भी वो डब्बा भी सब रख लिया और आप जब दौड़ोगे ठड़ंग 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 करेंगे, कहीं का इधर आ जाएगा, कहीं का इधर आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि सबको व्यवस्थित करता है और वो आवाज़ नहीं आए। जो पैकिंग होती है ना, कोई भी मोबाइल बुलाए तो पैकिंग करके देते हैं। तो यहाँ पर भी जीव द्रव भरा होता है कि कोई सा कोशिका यहाँ है, कोई सा यहाँ है, कोई सा, ये आपस में नहीं मिलेंगे, समझे, या जगह इधर उधर नहीं हो जाएंगे, नहीं तो कहीं का कहीं चले गया। तो इसके अंदर द्रव भरा होता है, क्या होता है। यदि हम बात करें पूरे की तो इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव, सॉरी क्या बोलेंगे, जीव द्रव। पूरे भरा हुआ तो जीव द्रव बोलेंगे। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। यदि वो द्रव की बात कर रहे हैं कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव, और इसके बीच में जो होता है, इसके केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, यहाँ पे जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। अब इसको कोशिका को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो साइटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटो। तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसको जो बोलेंगे, इसको केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर क्या आता है, तो फिर आता है कि खोज किसने करी, क्या आता है, खोज किसने करी, तो इसमें आएगा पुरकिंजे, क्या आएगा, पुरकिंजे। वैज्ञानिक का नाम क्या है, पुरकिंजे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले यदि जीव द्रव आता है तो जीव द्रव से यदि पूछता है तो ये बोलना है कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण तरल पदार्थ, क्या कहलाता है, जीव द्रव। यदि आता है कि कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। यदि कोशिका द्रव तो केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का द्रव क्या कहलाता है, कोशिका द्रव। यदि पूछा केंद्रक द्रव तो केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और खोज किसने करी, पुरकिंजे। आगे बढ़े, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अगला जो पॉइंट है वो है अंतःप्रदवी जालिका। चौथा कोशिका अंग कौन सा है, अंतःप्रदवी जालिका। ये मैं मिटा देता हूँ, ये 3 हो चुके हैं। आगे देखते हैं, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, आप पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा डायग्राम हम बनाते चलेंगे। बस इतना याद रखना कि यदि कोई आयताकार चीज़ बना रहे हो तो जंतु पादप कोशिका की बात हो रही है, और गोल बना रहे हो तो जंतु कोशिका। देखो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो चौथे नंबर पे है, उसको बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। यदि इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में इसको EPR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर ER। क्या बोलते हैं, ER। यदि क्वेश्चन में आता ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका क्या काम है पहले वो समझो। ये क्लियर है इतना, ये नाम चौथा कोशिका अंग के कौन सा है, अंतःप्रदवी जालिका। आप समझना, ये मैंने एक कोशिका बनाई, कौन सी कोशिका है, कौन सी है, इसके मध्य में ये क्या है, क्या है, केंद्रक। अब ये धमनियों के द्वारा है ना, सब कोशिकाओं से कनेक्टेड है। क्या होता है कि जो तरल पदार्थ में द्रव है वो इसके अंदर कोशिका के अंदर आएगा तो सभी कोशिका अंगों तक पहुंचेगा। तो केंद्रक से जुड़ी हुई एक नलिका नुमा रचना होती है, सघन, जैसे बहुत सारी नालियाँ पाइप रहते हैं ना, पाइप, ऐसे बहुत सारे पाइप है। तो एक पाइप यहाँ से कनेक्ट और ये बीच में क्या है कि यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, ऐसे कुछ है ना। तो ये जो मैं जाल बना रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। चारों तरफ रहती है, समझ में आ रहा है, ये क्या रहती है, चारों तरफ रहती है। ये मैंने बना, और भी बना सकते हैं, ये अभी समझने के लिए हम इतना करते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि वो द्रव जाता है और इसके अंदर पहुंचता है, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, ये जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर हड्डियां होती है, हड्डियां होती है। हड्डियां क्यों होती है शरीर के अंदर,
शरीर को आकार देगी। अब मान लो हड्डी नहीं होगी, है ना, मान लो कोई जीव है जिसमें हड्डी नहीं है ना, तो उसको उठाओगे तो नीचे गिर जाएगा, समझ में, उठाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये शरीर में हड्डियाँ हैं तो मुंडी यहीं की यहीं रहेगी, है ना, हाथ ऐसा कैसा ही है, नहीं तो फिर हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा, सो के उठे तो पता चला मुँह यहाँ था, कुछ समझ में आ रहा है ना, इधर से घुमा दिया किधर से घूम फिर के आ गया, तो हड्डी क्या कर रही है, उसको आकार दे रही है, क्या कर रही है, आकार। तो इसके बारे में जो सबसे पहला शब्द बोलते हैं वो बोलते हैं कोशिका का अस्थि पंजर। क्या बोलते हैं, और जैसे ही अस्थि पंजर शब्द आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये आकार प्रदान करता है। क्या करता है, आकार प्रदान करता है। क्या करता है, आकार प्रदान करता है। दूसरा, इसके अंदर मैंने बोला ये सघन सूक्ष्म नलिकाओं का जाल है। सघन मतलब बहुत पास पास है, और सूक्ष्म मतलब पतली पतली नलिकाएं हैं जिसके अंदर से वो द्रव तरल बहते बहते ना केंद्रक तक पहुंचेगा, आ रहा समझ में, या दूसरे कोशिका अंगों तक पहुंचेगा। तो जब नलिकाओं में कोई चीज बहती है, मतलब ऐसे जा रही है, तो उसको बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन। तो दूसरा नाम जो इसका है उसको बोलते हैं अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र, दूसरा नाम। यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो इनर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिस्टम, समझ में आ रहा है, तंत्र मतलब सिस्टम होता है। दूसरा नाम क्या है, अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र, इनर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके नाम से भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर आता है क्वेश्चन, खोज किसने करी। क्या आता है, खोज किसने करी। साइंस में खोज बहुत पूछता है, वैज्ञानिक बहुत पूछता है, खोज किसने करी। तब अपन अपने लिए याद रखने के लिए मानो ये कैसा दिख रहा है, तो मान लो कि कोई पंखुड़ी वाला फूल है, कैसा दिख रहा है, फूल जैसा दिख रहा है। अपने को याद करना, अपन बना दो, ये फूल ये फूल ये फूल ये फूल ये फूल, दिख रहा है ऐसा, फूल जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फूल। तो मैंने इसका नाम लिखा फूल मैन। क्या लिखा, फिर दूसरा करा कि ये बादल जैसा भी दिख रहा मेरे को, भले ही नहीं दिख रहा हो, भले ही नहीं दिख रहा हो, है ना। तो मैंने क्या लिखा, फूल मैन क्लाउड। क्या लिखा, क्लाउड, फूल मैन क्लाउड पोर्टर, ये इनका वैज्ञानिक का नाम है। अब जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, कभी कभी सिर्फ इतना भी आ सकता है। तो खोज किसने करी, अच्छा। अब ये क्या है, ये समझो, ये ऐसी नलिकाएं बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे नलिकाएं गई हुई, उसके अंदर से कोई चीज़ बह रही है, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इसकी जो सतह होती, अब ये तो मैं सामने से देख रहा, यदि ऐसा 3D व्यू होता तो आपको दिखता कि साइड में से ऐसे कुछ चीज़ें जा रही, उसके अंदर से कुछ बह रहा है। तो इसकी जो सतह होती है, ये जो सतह है यहाँ पर, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम शब्द जहाँ पे भी आएगा, राइबोसोम जहाँ पे भी शब्द आएगा, इसका काम है प्रोटीन बनाना। क्या काम है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। तो अंतःप्रदवी जालिका जो है, यदि मैं इसको यहाँ पर लिखूँ EPR, है ना, तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली को बोलते हैं रफ। क्या बोलते हैं, रफ, और आगे वही लगा दो ER या EPR। और दूसरी को बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं, स्मूथ, और वही लगा दो। यदि हिंदी में बात करूंगा तो इसको बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोलते हैं, रफ को खुरदुरी, और इसको क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रदवी। अब यदि कोई चीज खुरदुरी है तो क्यों है, और चिकनी है तो क्यों है, समझ में आ रहा है। तो यदि ये अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी सतह पर, अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण यदि पाए जाते हैं, जैसे ये बोझ है, ये बहुत चिकना, और मैंने इसके ऊपर डस्ट लगा दी, छोटे छोटे कण, तो ये क्या हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। तो यदि ये रफ कब होगा, जब इसमें राइबोसोम होगा। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, ये रफ क्यों होगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम है, और ये चिकना क्यों है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नहीं है। तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। यदि खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका है, इसका मतलब उस पर जो कण है वो राइबोसोम के कारण खुरदुरी है, समझ में आ रहा है। और यदि वो चिकनी है, मतलब वहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो आधे में राइबोसोम पाए जाते हैं, आधे में नहीं पाए जाते। अब जिसमें पाए जाते हैं, मैंने बोला राइबोसोम आएगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो जहाँ पर पाए जाते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
प्रोटीन, और जहाँ पे नहीं पाए जाते वो लिपिड बनाते, मतलब वसा बनाते। समझ में आ रहा है? तो अंतःप्रदवी जालिका के बारे में अपने को जो ध्यान रखना है, पहली चीज अस्थिपंजर। क्वेश्चन आएगा कोशिका का अस्थिपंजर, कोशिका का अस्थिपंजर किसको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? अंतःप्रदवी जालिका को। अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र कोशिका के किस अंग में होता है? अंतःप्रदवी जालिका में। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यदि राइबोसोम पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे रफ या फिर खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। यदि राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज़ है वो हम देखते हैं, ये हो गया अंतःप्रदवी जालिका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो अगला है, अभी राइबोसोम शब्द आया, अभी हम राइबोसोम देख लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। अब आते हैं यहाँ पर 5वां कोशिका अंग जो है उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब राइबोसोम का कार्य क्या है? अभी क्या बताया था? प्रोटीन। राइबोसोम आया मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण मतलब बनाना या निर्माण। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन निर्माण। क्या नाम है? अब ये पूछा कि राइबोसोम कहाँ पाया जाए, तो फिर राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रदवी जालिका पे। कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रदवी जालिका पे। कार्य क्या है उसका? प्रोटीन संश्लेषण। कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। यदि खोज की बात आती है, क्या आता है? खोज। तो इसकी जो खोज करी वो करी जॉर्ज पेलागे। किसने करी? अब देखो नाम आधा भी आ सकता है, जैसे इसमें सिर्फ पोर्टर आ गया, इसमें सिर्फ पेलागे आ गया। समझ में आ रहा है? तो आपको उससे रखना, और ये तो याद करना पड़ेगा, इसकी कोई लिंक नहीं कर सकते। तो खोज किसने करी? जॉर्ज पेलागे। काम क्या है? काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? के अंदर नहीं, बाहरी सतह। अंदर तो द्रव बह रहा है, वो दिख जाएगा अंदर वाला। मेरे को छाले होगा तो बाहर से दिखेंगे क्या? तो फिर कौन सा स्मूथ ना कौन सा चिकना? तो बाहरी सतह पर। कहाँ पे पाए जाते हैं? बाहरी सतह पर राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम के भी प्रकार पूछता है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं 70S और दूसरे को बोलते हैं 80S। क्या बोलते हैं? 70S और 80S। 70S जो होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक को जीव। किसमें? प्रोकैरियोटिक। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये मैंने कल बताया था? नहीं। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसमें एक कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिसके अंदर कोशिका अंगों का अभाव हो या फिर अविकसित हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक उनको बोलते हैं जिसके अंदर कोशिका अंग पूर्ण विकसित हो, जैसे हम लोग। मैंने भी कल बोला था, यू मतलब किस में आता है? मनुष्य में। तो यूकैरियोटिक किस में होता है? 80। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? 80S राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक, अब इनके एग्जाम्पल, तो यूकैरियोटिक में क्या आता है? तो मनुष्य आते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या आएंगे? तो जीवाणु जो होते हैं वो आएंगे। समझ में आ रहा है? इसमें क्या आएंगे? जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं वो आएंगे। आप सही है? आप सही है कि मिटा के लिखो? तो अब लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कोशिका अंग ऐसे हैं जिनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो अपवाद में आता है वो। मतलब जैसे मैंने बोला, तो अब माइक्रोकांड्रिया अपने अंदर है, तो माइक्रोकांड्रिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है? अपवाद में आता है। इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है। क्या होता है? इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है। और दूसरा हरित लवक में, ये पौधों में होता है, ये भी पढ़ेंगे हरित लवक। इन दोनों में क्या होता है? 70S राइबोसोम। कितना होता है? 70S। बाकी जितने भी सब में क्या होता है? 80S। समझ में आ रहा है? तो राइबोसोम के बारे में अपने को जो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले खोज किसने करी? तो पेलागे ने। कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। यदि बोला प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, राइबोसोम। यदि बोला कि किसके कितने प्रकार है? तो 2 है, 70S 80S। 70S किस में होता है? प्रोकैरियोटिक। 80S किस में होता है? यूकैरियोटिक। समझ में आ रहा है?
तो यूकैरियोटिक का ये वाला है। अब मैंने उसको जो है ना थोड़ा सा उल्टा तो हो गया है ना। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा? हाँ, जिनमें 70 एस होता है, और ये क्या आएगा? मनुष्य। हाँ, क्योंकि अपवाद तो उधर ही चलेगा, इसलिए 70 एस इसमें होता है। अब सही है, क्लियर है? राइबोसोम के बारे में इतनी चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपन अगला। अब एक शब्द और आ गया, अब ये आया, अब इसको पकड़ेंगे, है ना। जैसे अपन ने ये पढ़ा तो राइबोसोम आया, है ना। अब एक एक करके सब देखते चलते हैं। ये कितने हो गए? राइबोसोम तक आ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कौन सा है? छठवां, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बहुत 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 जरूरी है ना। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना। मैंने ये शब्द पहले लिखवा चुका हूँ। कहाँ लिखवाया था? श्वसन। हमारे सजीवों की पहचान है, पहली पहचान श्वसन। श्वसन मतलब कोई ने धीरे से तो सांस लेना बोला होगा, है ना। श्वसन मतलब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब कल थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा तो उसको समझना। मेटाबॉलिज्म करके कुछ क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये मेटाबॉलिज्म, और इसके दो भाग हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। क्या है? एनाबॉलिज्म। अब यदि हिंदी में लिखूँ तो इसको बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं, धीरे से लिखना, एक मात्रा लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उपचय। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना। अभी अपन ऐसा लिख लेते हैं, फिर जल्दी समझ में आ जाए। इसका मतलब जोड़ना। आप देखो, है ना, जोड़ना घटाना वाला नहीं, चीज़ों को, अणुओं को आप समझते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्रियाएं किसमें होती है? मनुष्य के अंदर। हमारे अंदर क्या होती है? कैटाबॉलिज्म, जिसको क्या बोलते हैं? अपचय। इस क्रिया में होता क्या है, पहले मैं लिख दूं फिर बात करते हैं। ये लिखा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? सर, खून के अंदर रक्त शर्करा इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। यदि ये मात्रा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी। जब अपन कार्बोहाइड्रेट ये सब पढ़ेंगे तब हम इसकी बात चर्चा करेंगे। तो जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो कुछ भागों में विभक्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसमें, है ना। और नसों के अंदर जो है, नसों के अंदर किस फॉर्मेट में जाते हैं? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है ना एक जटिल अणु, इसको क्या बोलते हैं? जटिल अणु। जटिल अणु, है ना। इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, कितने अणुओं से मिलकर ये ग्लूकोज बना है। जब ये ऑक्सीकरण के साथ क्रिया करता है, मतलब ऑक्सीकरण, हमने क्या बोला? श्वसन मतलब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण बोला। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। दिख रहा है? इधर करूँ? ये देखो, ये देखो। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ये जो क्रियाएं होगी वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ में होती है? ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमको पढ़ना है। समझ में आ गया? कहाँ पर होती है? माइटो। और ये क्या करता है? यहाँ से इसको तोड़ देगा। मैंने क्या बोला? तोड़ना। ये कौन सी क्रिया चल रही है? अपचय। तो ये जटिल अणु यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा सरल अणु में। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देंगे। दूसरा क्या बना? पानी, जो आप पसीने या मूत्र के द्वारा निकाल दोगे। और तीसरा बना 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो आपको काम देगी कुछ भी कार्य करने के लिए। आ रहा समझ में? हम काम कैसे करते? जब ये ऊर्जा मिलती है। समझ में आ रहा है? काम कब कर पाएंगे? जब ये ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा को नापा जाता है एटीपी में। काय में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो पूरी क्रिया है ये कहाँ पर होती है? उस कोशिका के अंदर। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ये क्या उत्पन्न कर रहा है?
ऊर्जा। क्या उत्पन्न कर रहा है? ऊर्जा। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पहला शब्द बोलते हैं कोशिका का ऊर्जाग्रह। पहला क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जाग्रह। क्या बोलते हैं? पहला नाम इसका। दूसरा इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर हाउस ऑफ द सेल। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये क्रिया हमारे अंदर ऐसे होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म उपचय जो होता है पेड़ पौधों में होती है, उनमें उल्टा होता है। वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपन ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों के द्वारा क्या लेते हैं? पानी। और उनके अंदर ये जो क्रिया होती है वो होती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको आप बोलते हो प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हो? हरित लवक के द्वारा होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें जो बनता है वो बनता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस पानी, लेकिन ये वाष्पीकृत हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। पत्तियों पे पानी आएगा, वो वाष्पीकृत हो जाएगा, है ना। बहुत ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जड़ें ज़्यादा हो, जैसे बरगद हुआ, है ना, तो ये ज़्यादा पानी खींचते हैं ना, तो फिर पत्तियों से आपको कभी कभी चपकते दिखेगा। समझ में आ रहा है? और फिर क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन जो ये छोड़ते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें उल्टा हुआ। क्या हुआ? ये सरल अणु था, ये जुड़ा। ये सरल से क्या हुआ? जुड़ के बना। इसको बोलते जोड़ना, उपचय। ये होता टूटना। तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं जटिल अणु से सरल अणु का बनना। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? अपचय, कैटाबॉलिज्म। ये दो प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है हमारे अंदर, ये होती है, लेकिन हमको जंतु पादप दोनों पढ़ना है। आ रहा समझ में? अब मैं वापस माइटोकॉन्ड्रिया पे आता हूँ। इसका काम हो गया। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने वाला कौन है? अब आ जाओ इधर। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो देखो। ये दो शब्द समझ में आया? ऊर्जाग्रह क्यों बोला? क्योंकि वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जहां पे भी बनती है, अपने यहाँ भी पावर हाउस है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्योंकि वहां पर ऊर्जा होती है। समझ में आ रहा है? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं जरा बना दूं। जैसे मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो ऐसा कुछ बनाया, और इसके अंदर जो है ना, ये मैंने बनाया, इसको सूत्र कणिका बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। इसके अंदर भी दो झिल्ली होती है। कोई भी अंग रहेगा उसमें झिल्ली रहेगी, एक या दो, बिना उसके नहीं रह सकता। अब ये जो होता है इसके अंदर, ये जो होता है इसके अंदर दो झिल्ली होती है। कितनी? मैंने यहाँ लिखा कितनी झिल्ली होती है? दो झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आंतरिक झिल्ली जो है, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली एक वलय का निर्माण करती है। किसका निर्माण? वलय का। इस वलय का नाम पूछा जाता है। तो इस वलय का जो नाम है वो है क्रिस्टी वलय। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? क्रिस्टी वलय। इस वलय का क्या नाम है? क्रिस्टी वलय। इस क्रिस्टी वलय के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे कण। उस कण को बोलते हैं F1 कण। क्या बोलते हैं? F1 कण। इस कण का नाम पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? इस कण का नाम है फेर्नांडिस मोरल पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? फेर्नांडिस मोरल पार्टिकल। समझ में आ रहा है? इस कण को क्या बोलते हैं? फेर्नांडिस मोरल पार्टिकल। समझ में आ रहा है? इसके अंदर, इस F1 कण के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीसोम एंजाइम। कौन सा? ऑक्सीसोम एंजाइम। आ रहा कुछ समझ में? तो आपको जो पूछा जाएगा, सबसे पहला शब्द कोशिका का ऊर्जाग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है दो झिल्ली। दूसरा, एक और चीज, कोशिका का श्वसन स्थल। कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल, श्वसन स्थल। ये अलग अलग नाम से पूछेगा। समझ में आ रहा है? अलग अलग नाम से पूछेगा, है ना। तो कोशिका का श्वसन स्थल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो झिल्ली। कितनी झिल्ली? दो। आंतरिक झिल्ली एक वलय बनाएगी। उस वलय को क्या कहते हैं?
क्रिस्टी वलय, उस वलय को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी वलय। क्रिस्टी वलय के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? F1 कण। F1 कण जो होते हैं, F1 कण जिसका नाम क्या है? फर्नांडिस मोरल पार्टिकल। क्या नाम है? फर्नांडिस मोरल पार्टिकल। उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। अब क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीसोम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? यदि क्वेश्चन आया F1 कण तो भी सही, यदि ऑप्शन में आया क्रिस्टी वलय तो भी सही, यदि ऑप्शन में आया माइटोकॉन्ड्रिया तो भी सही। समझ में आ रहा है कुछ? तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। यदि डायरेक्ट ये पूछे ऑक्सीसोम एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो इसमें से जितनी चीज़ें लेगा, F1, क्रिस्टी वलय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सबके सब सही। इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है अब देखो, अगला छठवां हो गया, सातवां। इसके अंदर एक अंग होता है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। अब इसको समझना क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर यदि कोई चोट लगी, चोट लगने का मतलब है वहाँ की लाखों कोशिकाएं मर गई, तो फिर आपको घाव हो गया, है ना? चोट लगी तो घाव हो गया, मतलब वहाँ की कोशिकाएं मर गई, लेकिन समय के साथ में वो घाव भर जाता है। इसका मतलब है कि उसके बाजू वाली जो कोशिका होती है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है और उस जगह पे चली जाती है। इसको प्रजनन बोलते हैं, एक से दो भागों में विभक्त होना। क्या होता है? प्रजनन। तो वो खाली जगह को धीरे धीरे वो भर देती है। समझ में आ रहा है? दूसरा, अब लाइसोसोम जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? ये आ गया, ये क्या है? यदि मैं कुछ बनाऊं तो आप इनके नाम पहचानने लग जाओगे। समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या बनाया? यस, है ना, ये बनाया। इसके बाद यहाँ पे एक थैली जैसा मैंने कुछ बना दिया, है ना? डायग्राम पे नहीं जाना, हम समझ रहे हैं क्या बना दिया? एक थैली जैसा कुछ बना दिया। इसके अंदर है लाइसोसोम। क्या है? क्या है? इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाएं हैं उनको, ये इसके अंदर एक ताकत है कि ये टूटी फूटी कोशिकाओं को पाचित कर सकती है। पाचन करने की शक्ति होती है ना, भक्षण करती है। जो भी कोशिका यहाँ मर गई है, जैसे मान लो कोई कोशिका वहाँ पे मर गई, तो वो कोशिका वहीं पड़ी रहेगी। वो तो अब कोई जगह घेर रही ना, वो एक लाश पड़ी है वहीं, तो लाश को कोई उठा के नहीं ले जाएगा, तो वहीं पड़ी रहेगी, तो कोई भी घाव नहीं सुधरेगा। तो ये क्या करता है लाइसोसोम, मान लो यहाँ इसके बाजू में कोई कोशिका है, कहीं है दूसरी कोशिका, ये मर गई, तो ये क्या करता है कि अपना जो है उसको पाचित कर लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। यदि ये नहीं रहेगा तो सब सड़ी सड़ी कोशिकाएं पड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा है शरीर के लिए। तो ये क्या करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए इसका आकार जो है बदल जाता है। इसलिए इसका आकार क्या होता है? बदल जाता है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसमें होता है बहुरूपता का गुण। क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये टूटी फूटी कोशिकाओं की या मृत कोशिकाओं को पाचित कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो अपना आकार बदल लेता है। बहुरूपता का गुण पहला ऑप्शन। दूसरा, ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर, ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर एक एंजाइम होता है। अभी एक एंजाइम देखा, कौन सा था? ऑक्सीसोम। इसके अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये होता है जल अपघटनकारी हाइड्रोलिक एंजाइम। एंजाइम शब्द जब आएगा इसका मतलब होता है जो रोगों से रक्षा करे। क्या होता है? रक्षा करे जो। तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। यदि गलती से ये एंजाइम इस थैली में से निकल के बाहर फैल जाए, समझ में आ रहा है? बाहर फैल जाए तो दूसरे जितने कोशिका अंग है उनको ये मार सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को मार दिया, मान लो इसके अंदर का एंजाइम निकल के माइटोकॉन्ड्रिया पे चले गया तो मर गया। अब मर गया तो ऊर्जा नहीं बनेगी शरीर में, ऊर्जा नहीं बनेगी तो शरीर चलेगा कैसे? अब जहाँ चोट लगी, अब बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो उतनी जगह का जो है वो लाइसोसोम भी मर गया, ये भी हो गया। तो फिर क्या होता है? साइज वाली कोशिकाएं जो होती है, जो दूसरी जीवित है, वो धीरे धीरे करके क्या करती है?
1 से 2 होती है, उसके अंदर का फिर ये बन के उनको बातचीत करती है और फिर बनते 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 ना घाव भरता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो इसके अंदर एंजाइम होता है, यदि ये एंजाइम या ऐसा बोलो कि ये जो है इसकी सुरक्षा करता है, मतलब किसी चीज़ की सुरक्षा करता है, इसको अपन गार्ड बोल दो। क्या बोल दो? एक गार्ड, ये पहरेदार है, सुरक्षा कर रहा है ना, सब टूटा फूटा को सबको समेट रहा है, एकदम कर रहा है। लेकिन यदि इसका दिमाग खराब हो गया इसका, और यदि इसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, समझ में आ रहा है, तो इसके हाइड्रोलिक एंजाइम जितनी कोशिका अंग पे जाएगा मार देगा सबको। तो ये है तो रक्षक, लेकिन भक्षक का काम भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी इस प्रॉपर्टीज के कारण इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। एक थैली जैसा है, और यदि ये हाइड्रोलिक एंजाइम फट गया है ना, तो बाकी कोशिका अंग को भी ले जाएगा। तो क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। या फिर एटम बम ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? एटम बम ऑफ द सेल। ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। ये बहुत खतरनाक है, इसके अंदर जो एंजाइम है बहुत खतरनाक है। तो यदि ये चीज़ इसके अंदर है तो ये क्या कर सकता है? दूसरे कोशिका अंगों को मार सकता है। समझ में आ रहा है? तो अपन ने कितने देखे आज? कितने देखे? इसके अंदर यदि खोज आती है तो ये नाम आएगा क्रिश्चियन डी डूबे, है ना। ड्यू भी आता है या डूबे, क्रिश्चियन डी डूबे, ये खोज करी। काम क्या है? इसके अंदर जितने कोशिकांग उसमें से लगभग अभी आधे अपन ने पढ़े। कितने हैं? आधे। अभी हमने ये देखा ऊर्जा कहाँ बनती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये लाइसोसोम ने क्या काम करा, पाचित करने का काम देखा, मतलब पचाने वाला भी देख लिया, ऊर्जा बनाने वाला भी देख लिया। समझ में आ रहा? और भी है ना, और भी चीज़ें आएगी। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे सबके कुछ ना कुछ नाम आएंगे और डायरेक्ट उस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? यार आपका बस इतना काम है कि इसका सिस्टमेटिक तरीके से आपको बहुत शॉर्टकट में जो काम की चीज़ है वो बताया जाएगा। आपके लिए एकदम तैयार करके एकदम थाली परोस के दी जा रही है, आप एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लो। अपना दिमाग लगाने की अब इतना समय नहीं है, एग्जैक्ट उसको करो। नोट्स वीडियो देखो, टेस्ट लगाओ। इसका टेस्ट कल आ जाएगा या शाम तक आ जाएगा। टेस्ट लगाओ, वीडियो देख के नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? और हाथ के साथ करते चलो, रोज 5-5, 7-7 नाम आएंगे। इतना नहीं झेल पाएंगे, 4 दिन का गैप हो गया तो। क्लियर है? ठीक है, चलो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सभी को।